हाय व्यूवर्स, वेलकम टू cannybuck.com। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्कूल्स ऑफ एजुकेशन। ये हमारी 5th वीडियो है और इसमें हम जो एजुकेशन के स्कूल्स हैं ना, यानी शिक्षा के संप्रदाय, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे www.cannybuck.com मेरी वेबसाइट है, इस पर विजिट करके इनकी PDF ले सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ritujune5। ठीक है। तो स्कूल्स ऑफ एजुकेशन, हमारे पास 4 स्कूल हैं एजुकेशन के। ठीक है। शिक्षा के 4 संप्रदाय हैं, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म। ठीक है। यानी आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। ठीक है। इस वीडियो में जो हमारी पार्ट 5 है, इसमें आज हम सिर्फ आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी की जो स्कूल्स हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आइडियलिज्म से। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। आइडियलिज्म इज़ द एंशियंट वेस्टर्न फिलोसफी, सबसे पुरानी पश्चिमी फिलोसफी है। इट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ग्रीस, सबसे पहले ये ग्रीस में आई थी। ठीक है। आइडियलिज्म, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है आइडिया और सेकंड है इज़म। आइडिया का मतलब होता है कोई भी विचार या हमारे जो आदर्श होते हैं उनको हम आइडियल बोलते हैं। तो विचार या आदर्श, ये बनाता है हमारा आइडियलिज्म। यानी जो आइडियलिज्म है वो किससे बना है? आइडिया से, विचार से, आदर्श से। ठीक है। आदर्शवाद का संबंध है, उसका रिलेशन है, वो विचारों एवं आदर्शों से है। यानी हमारे विचार क्या हैं, हमारे आदर्श क्या हैं। जो आइडियलिज्म है वो भौतिक जगत यानी मैटीरियल वर्ल्ड की जगह पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, जो आध्यात्मिक जगत है, उसको अधिक महत्व देता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी आध्यात्मिक जगत, मैटीरियल वर्ल्ड यानी जो भी हमारे आसपास जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, उसको हम मैटीरियल बोलते हैं। और इन पदार्थों से घिरे हुए अपने आसपास को मैटीरियल वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है। यानी आध्यात्मिक जगत, जो भी हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो सुपीरियर है हमारे मैटीरियल वर्ल्ड से, क्योंकि ये मानते हैं कि जो भी मैटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं वे डिस्ट्रॉय हो सकती है, वे ख़त्म हो सकती है, आज हैं वे कल नहीं होंगी, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक जगत है, वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है। इनका मानना था कि आध्यात्मिक जगत है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वही सत्य है, वही ट्रू है। और जो भौतिक जगत है ये नाशवान है, यानी इसका अंत हो सकता है और ये असत्य है। भौतिक जगत, जो मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हमारे चारों तरफ जो भी मैटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ये असत्य है और ये डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। जबकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो सत्य है और वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखो, जो आइडियलिस्टिक थिंकर्स थे वो कौन थे? प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स और फ्रोबेल, ये 4 थे। ये हमारे आइडियलिस्टिक थिंकर्स थे। इन्होंने मिलकर ही हमें आदर्शवाद की कॉन्सेप्ट दी थी। ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ है आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, यानी आदर्शवाद के मूल सिद्धांत। ये किन सिद्धांत है, किन प्रिंसिपल्स है, किन पे बिलीव करते थे, इनकी थ्योरी थी, वो किससे रिलेटेड थी, इसमें हम ये सभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो आइडियलिज्म, आदर्शवाद के मूल सिद्धांत थे ना, कि वे क्या प्रिंसिपल फॉलो करते थे, उसमें पहला है यूनिवर्स इज़ क्रिएटेड बाय गॉड। यानी ये जो सारा यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित है, भगवान ने बनाया है इसे, इस पूरे यूनिवर्स को। तो जो आइडियलिज्म थे उनका मानना था कि इस यूनिवर्स के निर्माण के पीछे जो स्पिरिचुअल पावर है ना, उनका हाथ है। और ये ऐसी पावर है जो अपने आप में यूनिक है और इनफाइनाइट है, यानी बहुत सारी पावर्स मिलके इस यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। और ये जो पावर्स है ना, ये जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, इनकी एक विशेषता है कि ये दिखाई नहीं देती हमें, लेकिन हम इनको फील कर सकते हैं। ठीक है। ये जो स्पिरिचुअल पावर्स है ये हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम इनको आसानी से फील कर सकते हैं। और इन पावर्स को कोई
ब्रह्मा के नाम से जानता है तो कोई इनको परमात्मा के नाम से जानता है। ठीक है, जो भी हमारी ये यूनिवर्स है इसमें स्पिरिचुअल पावर्स है, इनको हम या तो ब्रह्मा के नाम से जानते हैं या हम इनको परमात्मा के नाम से जानते हैं। तो यूनिवर्स है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। सेकंड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर टू मैटीरियल वर्ल्ड, यानी भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। आदर्शवादी थिंकर्स हैं वे इस पूरे यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला है फिजिकल और दूसरा है स्पिरिचुअल। ये पूरा यूनिवर्स है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला है फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा है स्पिरिचुअल। ठीक है, जो आदर्शवादी है ना वे फिजिकल वर्ल्ड की अपेक्षा ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना इसको अधिक मानते हैं। ठीक है, ये जो आइडियलिस्ट थिंकर्स हैं उनका मानना है कि ये फिजिकल वर्ल्ड है ये मैटर से बना हुआ है और मैटर है वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, आसानी से ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, भौतिक जगत है, ये नाशवान है, ये ईजिली डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इसके विपरीत जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, जो आध्यात्मिक जगत है, वो विचारों से बना हुआ है, आइडिया से बना हुआ है। और आइडिया है, विचार है, वो कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये सत्य है और ये फिजिकल वर्ल्ड है ये असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मैन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी मनुष्य है ये संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आदर्शवादियों का मानना है कि मनुष्य इस जगत का सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट क्रिएशन है इस वर्ल्ड की। उनका मानना है कि जो मनुष्य है उसके पास जो अन्य प्राणी है ना, जो दूसरे प्राणी हैं उनकी भांति भौतिक शक्तियाँ यानी फिजिकल पावर तो होती ही है, उसके साथ ही साथ उसमें स्पिरिचुअल पावर भी होती है। फिजिकल पावर तो सभी में है, जैसे एलिफेंट हो गया, जैसे लोयन हो गया, उसके पास सभी के पास अपनी अलग अलग पावर्स है। लेकिन सिर्फ जो मनुष्य है, मैन है, उसके पास ही स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, और किसी भी प्राणी के पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। ये जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं ये किसी भी मनुष्य के, किसी भी प्राणी के उचित डेवलपमेंट में बहुत सहायता करती है और जो ये मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने में यानी हैप्पी बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन प्ले करती है? स्पिरिचुअल पावर्स। तो मैन है वो इस वर्ल्ड की बेस्ट क्रिएशन है, ये मानना था आइडियलिस्ट थिंकर्स का, आदर्शवादी विचारधारा का। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता का सिद्धांत। जो आदर्शवादी थे, आइडियलिस्ट थिंकर्स थे, वे यूनिटी इन डाइवर्सिटी के सिद्धांत में भरोसा रखते थे। उनका विचार था कि सभी वस्तुएं अलग अलग हैं लेकिन उन सभी में एक यूनिटी है, एक रूपता है, यानी कि वे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से बंधी हुई हैं। ठीक है, ये मानते थे आइडियलिस्ट थिंकर्स। वे मानते थे कि सभी वस्तुएं अलग अलग हैं लेकिन फिर भी उनमें एक रूपता है। नेक्स्ट है हमारा बिलीफ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़। जो भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है ना, आध्यात्मिक मूल्यों में आस्था। जो भी हमारे आध्यात्मिक वैल्यू है, हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू है, हमें उनमें भरोसा रखना चाहिए। आदर्शवादी जो आइडियलिस्ट थिंकर्स है वे वैल्यूज़ में भरोसा रखते थे। उनके अनुसार जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है वही श्रेष्ठ है। कौन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कौन कौन से आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग? उनके अकॉर्डिंग ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, यानी सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये 3 स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं और किसी भी इंसान को इन तीनों में भरोसा होना चाहिए। वे मानते थे कि ये जो वैल्यूज़ है ना ये यूनिवर्सल है, यानी संसार के प्रत्येक कोने में ये पाई जाती है। सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में सत्यम, शिवम और सुंदरम है ये पाए जाते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ को जानने का अर्थ है कि ईश्वर को जानना। अगर आपने सत्यम, शिवम, सुंदरम यानी ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस को जान लिया तो इसका मतलब है आपने भगवान को पा लिया। जो आइडियलिस्ट थिंकर्स थे उनके अनुसार जो इंसान का जीवन है उसका लक्ष्य इन तीनों की प्राप्ति है, लेकिन व्यक्ति को इन तीनों की प्राप्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए बल्कि सत्य को जानने के लिए करनी चाहिए। ठीक है,
तो जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ थी वे कौन सी हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम। और मनुष्य को अपना जीवन इन तीनों की प्राप्ति में बिता देना चाहिए। ये थे हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद के मूल सिद्धांत। अब आते हैं आइडियलिज्म एंड एजुकेशन यानी आदर्शवाद और शिक्षा। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा एक आत्मिक आवश्यकता है, न कि प्राकृतिक। यानी जो आइडियलिस्ट थिंकर्स थे वो मानते थे कि एजुकेशन है वो एक आत्मा का काम है, न कि नेचर का, न कि प्रकृति का। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा एक आत्मिक आवश्यकता है, न कि प्राकृतिक। उसके बाद है आदर्शवादियों ने शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए हैं? आदर्शवादियों ने, आइडियलिस्ट थिंकर्स ने जो एजुकेशन उसके दो एम्स बताए हैं। एक तो है तत्कालिक एम, उद्देश्य यानी इमीडिएट एम, जो कि शिक्षा मिलते ही हमें आ जाना चाहिए। और दूसरा है अंतिम उद्देश्य यानी अल्टीमेट एम, यानी पूरी शिक्षा का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो तत्कालिक उद्देश्य यानी इमीडिएट एम क्या होता है एजुकेशन का? बालक का स्वास्थ्य, यानी बालक है वो हेल्दी होना चाहिए, कुशलता, उसमें स्किल्स होनी चाहिए, उसमें जो बुद्धि यानी इंटेलिजेंस का विकास होना चाहिए, सामाजिक न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए बच्चे में, उसे कला आती हो एवं अच्छे आचरण का विकास, और उसे गुड हैबिट्स अपनानी चाहिए। ठीक है, ये है शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य। अब शिक्षा के अंतिम उद्देश्य यानी अल्टीमेट एम्स क्या हैं आदर्शवादियों के अनुसार? मानवता का संपूर्ण विकास, यानी जितने भी इंसान हैं, जो व्यक्ति है उसको मानवता के विकास में योगदान देना चाहिए। ठीक है, मानवता को विकसित करना चाहिए। ये थे आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आइडियलिज्म एंड करिकुलम यानी आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम। जो आदर्शवादी थे वे पाठ्यक्रम को शिक्षा प्रक्रिया, जो एजुकेशन प्रोसेस है, उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग मानते थे, और वे इसको, एजुकेशन को, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उनकी एम्स होती है, उसकी पूर्ति का एक साधन मानते थे। जो आइडियलिस्ट थिंकर्स है उनके अनुसार जो करिकुलम है ना, उसके द्वारा प्रत्येक स्टूडेंट है उसको हर प्रकार के अच्छे एक्सपीरियंस का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। यानी जो भी एक्सपीरियंस वो लेना चाहता है उसको पढ़ाई के द्वारा करिकुलम में उसको अच्छे एक्सपीरियंस देने चाहिए, जिससे वो उसको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में ला सके। जो आदर्शवादी, जो आइडियलिस्ट थिंकर्स थे, वो पाठ्यक्रम, जो करिकुलम है, उसको मानते थे कि इसमें आइडिया होना चाहिए, कुछ इसमें आइडिया है वो मेन होना चाहिए, यानी विचार प्रधान करिकुलम होना चाहिए। और ये करिकुलम है जीवन से संबंधित होना चाहिए, और ये जीवन में क्या चेंज लाने चाहिए उसको करिकुलम के द्वारा? उसको बच्चे के जो आदर्श हैं, जो मूल्य, वैल्यूज़ हैं, जो एक्सपीरियंस है, उस पर उसको विशेष ध्यान देना चाहिए करिकुलम को। आदर्शवादी जो आइडियलिस्ट करिकुलम है उनमें उन सभी सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो व्यक्ति के ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करे। ठीक है, इन्होंने जो बताया है वो बताया है कि करिकुलम है उसको क्या करना चाहिए, उसको हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ एम्स, यानी मनुष्य के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। किसको? करिकुलम को। और करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, यानी जो पाठ्यक्रम है वो सत्यम, शिवम, सुंदरम पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए प्लेटो इसके मेन विचारक हैं, उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है इनके इंक्लूजन पर विशेष बल दिया है। और ये तीनों यानी सत्यम, शिवम, सुंदरम है, ये 3 प्रकार की क्रियाएं जो कि मेंटल, मोरल और जो कलात्मक यानी एस्थेटिक हैं उन पर बल देती हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखो,
अगर बच्चे को हमें ट्रुथ की शिक्षा देनी है यानी सत्यम के बारे में सिखाना है, तो इसके लिए जो बौद्धिकता से संबंधित यानी जो बुद्धि से संबंधित जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके विकास पर बल दिया जाता है। और उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को? सत्यम यानी ट्रुथ के लिए बच्चों को हमें भाषा सिखाना चाहिए, लैंग्वेज, भाषा से ही बच्चे सत्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। उनको लिटरेचर पढ़ाना चाहिए, उनको साइंस पढ़ानी चाहिए, मैथ पढ़ाना चाहिए, इतिहास हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए और भूगोल यानी ज्योग्राफी पढ़ानी चाहिए। इन सभी सब्जेक्ट से बालक में जो सत्य है उसके मूल्यों का विकास होता है यानी ट्रुथ की वैल्यूज़ की डेवलपमेंट होती है। फिर है गुडनेस। गुडनेस यानी शिवम को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? गुडनेस को डेवलप करने के लिए बच्चों में मोरल एजुकेशन दी जानी चाहिए यानी नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को, ठीक है। उसके अलावा उन्हें बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, नीति शास्त्र यानी एथिक्स की शिक्षा दी जानी चाहिए और अध्यात्म यानी स्पिरिचुअल शिक्षा दी जानी चाहिए। इन तीनों से, मोरल एजुकेशन से, रिलीजन से, एथिक्स से और स्पिरिचुअल वैल्यूज से बच्चों में गुडनेस की भावना का विकास होता है। और ब्यूटी को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए यानी सुंदरम के विकास के लिए क्या करना चाहिए? करिकुलम में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? सुंदरम के डेवलपमेंट के लिए एस्थेटिक एजुकेशन यानी सौंदर्य अनुभूति का विकास किया जाता है। और इसके लिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? कलाएं, आर्ट्स, संगीत, म्यूज़िक, कविता, पोइट्री, नृत्य, डांस, चित्रकला, पेंटिंग। इन सभी से बच्चों में किस चीज़ का विकास होता है? ब्यूटी का विकास होता है यानी सुंदरम का विकास होता है। तो जो प्लेटो थे उन्होंने सत्यम, शिवम और सुंदरम के विकास के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स बताए हैं और इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही बच्चों में इन तीनों ये जो आध्यात्मिक वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है, इनका विकास किया जा सकता है। तो ये था आइडियलिज्म का करिकुलम यानी आदर्शवाद का पाठ्यक्रम। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण विधियाँ की आदर्शवादी कौन सी शिक्षण विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाते थे? तो सबसे पहली विधि है वाद विवाद विधि यानी डिबेट मेथड। ये हमें किसने दिया था? ये हमें सुकरात ने दिया था, सोक्रेट्स ने दिया था। और दूसरा है क्वेश्चन आंसर मेथड, ये भी हमें सोक्रेट ने दिया था। जो प्रश्न उत्तर विधि है ना, सोक्रेट ने दी थी। ये आप अच्छे से रिवाइज कर लेना क्योंकि इसमें पूछते हैं कि वाद विवाद विधि किसने दी थी, क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया था, डायलेक्ट मेथड किसने दिया था, ठीक है। सेकंड जो मेथड वो यूज़ करते थे वो है डायलेक्ट मेथड यानी संवाद विधि। इसमें क्या होता है? ये हमें दिया था प्लेटो ने और इसमें होता है द प्रैक्टिस ऑफ अराइविंग एट द ट्रूथ बाय द एक्सचेंज ऑफ लॉजिकल आर्गूमेंट यानी हम सच की तरफ पहुंचते हैं किसके द्वारा? हम लॉजिक आर्गूमेंट करते हैं और उसके द्वारा हम सत्य की तरफ पहुंचते हैं, सत्य की खोज करते हैं। ये था हमारा डायलेक्ट मेथड यानी संवाद विधि। आप किसी भी चीज़ को बार बार क्वेश्चन करो और लॉजिकल आर्गूमेंट होने चाहिए वे क्वेश्चन यानी लॉजिक होना चाहिए उसमें। ये नहीं है कि इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ के आप कुछ भी किसी को भी पागल बना दो, ऐसा नहीं चलेगा। डायलेक्ट मेथड में हम लॉजिकल आर्गूमेंट के द्वारा ट्रूथ तक पहुंचते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है प्रयोग एवं अभ्यास विधि यानी एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस मेथड। ये हमें दिया था पेस्ट्रोलॉजी ने। उसके बाद है कन्वर्सेशन मेथड यानी वार्तालाप विधि, ये हर्बर्ट ने दी थी। और उसके बाद है प्लेवे मेथड खेल विधि, ये फ्रोबेल ने दिया था। इसके बाद है हमारा आइडियलिज्म एंड टीचर यानी आदर्शवाद एवं अध्यापक। जो आइडियलिज्म था गिव्स सेंट्रल प्लेस टू टीचर यानी शिक्षक है उनको एक केंद्र बिंदु रखता था। टीचर आर नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मैन फ्रॉम एनिमल लेवल टू मैनहुड यानी टीचर्स के द्वारा ही जो किसी भी इंसान को हम पशु प्रवृत्ति से हम एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो आदर्शवादी थे उन्होंने अध्यापक को शिक्षा प्रक्रिया में एक इम्पोर्टेंट प्लेस दिया, एक सेंट्रल प्लेस दिया। और अध्यापक को बच्चों के जो स्पिरिचुअल टीचर होते हैं ना उनके रूप में देखा जाता था। आइडियलिज्म में टीचर को मेन इम्पोर्टेंस दी गई थी, ठीक है। अध्यापक बच्चों को डायरेक्शन देता है, उनकी काउंसलिंग करता है और उन्हें आगे प्रोग्रेस की ओर ले जाता है।
उस अर्थात इसका मतलब है कि उसे बच्चों को गलतियों से बचाते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो आइडियलिस्ट टीचर थे उनको एक फिलोसफर माना गया है, एक फ्रेंड माना गया है, एक काउंसलर माना गया है और रास्ता दिखाने वाला गुरु माना गया है। ठीक है, अब ये जो आइडियलिस्ट टीचर थे इनमें कुछ प्रमुख गुण हैं उनकी भी चर्चा करते थे कि आदर्शवादी मानते थे कि एक टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो वे टीचर में कौन कौन से गुण मानते थे कि जो टीचर है वो एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, यानी टीचर को देखते ही छात्रों में प्रेरणा आ जाए, छात्र उसको अपना आइडियल माने। जो टीचर है उसको सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए, यानी सादा जीवन एवं उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। टीचर है उसको अपने जो सब्जेक्ट है उसका संपूर्ण ज्ञान, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। टीचर को छात्रों का फ्रेंड होना चाहिए। टीचर को जो मानवीय मूल्य हैं, जो भी एक इंसान में जो वैल्यूज़ होती है उनका ज्ञान होना चाहिए। टीचर को अपने टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी उसमें डिफरेंट स्किल्स हैं, जो भी टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। फिर ये जो आइडियलिस्ट थिंकर्स मानते थे कि टीचर है वो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए और उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। ये सभी क्वालिटीज़ जो आइडियलिस्ट थिंकर्स है वे मानते थे कि टीचर में होनी चाहिए। इसके बाद है आइडियलिज्म एंड स्टूडेंट, यानी आदर्शवाद एवं छात्र। फोकस शुड बी नॉट ऑन द माइंड बट ऑन द सोल। आदर्शवादी मानते थे कि बच्चों को पढ़ाने में मेन जो फोकस होता है वो उनके दिमाग पर नहीं, बच्चों की आत्मा पर फोकस करना चाहिए। पेस्टोलॉजी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये याद कर लेना, पेपर में आ सकता है ये कि सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में किसने डिस्कस किया था? पेस्टोलॉजी ने। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कि सभी बालक अपने आप में अलग होते हैं और उनको उनके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। सभी को अलग प्रकार से टीचिंग मेथड यूज़ करके हमें पढ़ाना चाहिए। उसके बाद हर्बर्ट और फ्रोबेल ने इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आए थे। ठीक है, तो आदर्शवादी हैं वो मानते थे कि जो स्टूडेंट है ना वो टीचर के नीचे काम करेगा, यानी मेन फोकस टीचर है, टीचर से ऊपर कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट है वो टीचर के नीचे है। जो टीचर होता है वही छात्र के जो भाग्य होता है उसका निर्माण करता है, यानी फ्यूचर बनाता है। टीचर स्टूडेंट का जो स्टूडेंट होता है उसको टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। स्टूडेंट में अध्यापक के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। स्टूडेंट में डिसिप्लिन होना चाहिए और कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट में। ये मानते थे आइडियलिज्म। ठीक है, ये और भी मानते थे कि जो स्टूडेंट होते हैं उनमें अच्छे और बुरे की समझ होनी चाहिए और सही और गलत की भी क्षमता होनी चाहिए। फिर ये मानते थे कि जो स्टूडेंट है वे डिसिप्लिन को फॉलो करें, ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट को। और फिर ये मानते थे कि जो स्टूडेंट है ना उनका एजुकेशन प्रोसेस में सेकेंडरी प्लेस है, फर्स्ट प्लेस किसका है? टीचर का फर्स्ट प्लेस है। ठीक है, तो ये हो गया आइडियलिज्म एंड स्टूडेंट। इसके बाद है आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। ट्रू डिसिप्लिन इज गाइडेड बाय सोल। जो आइडियलिस्ट थिंकर्स थे, जो आदर्शवादी थे, वे मानते थे कि डिसिप्लिन है ना, अनुशासन है, वो आत्मा से आना चाहिए। आदर्शवादी कठोर अनुशासन में विश्वास रखते थे कि अनुशासन है वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए सभी को। ये मानते थे कि जो व्यक्ति है और समाज है उसमें जो उनका मोरल डेवलपमेंट है और उनका सोशल डेवलपमेंट है वो जो समाज के आदर्श है ना, जो भी आइडियल हैं उनके अनुसार होना चाहिए। फिर ये मानते थे आइडियलिस्ट थिंकर्स कि जो इंटरनल डिसिप्लिन है ना, यानी जो डिसिप्लिन हम अपने मन से करते हैं वही हमें अनुशासित रहने में मदद करता है। यानी ऊपर से थोपा हुआ डिसिप्लिन बच्चे के किसी काम का नहीं है। बच्चे को खुद अपने आप अनुशासित होना पड़ेगा, अंदर से उसे डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। बाहर से डिसिप्लिन जो टीचर वगैरह देते हैं उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, फिर ये मानते थे
कि जो बाहर से डिसिप्लिन दिया गया है वो किसी काम का नहीं है और ये कुछ ही टाइम तक रहता है, उसके बाद बच्चा बाहर के डिसिप्लिन को भूल जाता है। और अगर इंटरनल डिसिप्लिन होगा, यानी बच्चा अगर अपने आप डिसिप्लिन रहेगा, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता है। अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए इन्होंने फ्रीडम को बहुत इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि अगर बच्चा सही रहेगा तभी तो वो अच्छी तरह से समझ पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर दूसरे ही उसे बताते रहेंगे तो वो इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो करके सीखेगा तभी तो समझेगा। उन्होंने फिर आगे बोला है कि डिसिप्लिन में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए, यानी जो डिसिप्लिन है वो बाहर से थोपा नहीं जाना चाहिए। डिसिप्लिन की जो भावना है वो स्टूडेंट के अंदर से ही आनी चाहिए, तभी स्टूडेंट है वो डिसिप्लिन रह सकता है। अगर वो अपनी आत्मा से डिसिप्लिन आया है उसको फॉलो करेगा तो। आदर्शवादी जो आइडियलिस्ट थिंकर्स है, वे जो बाहर से नियंत्रण आता है, बाहर से हम बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जो फिजिकल पनिशमेंट हम देते हैं उसका विरोध करते थे। यानी डिसिप्लिन है वो स्टूडेंट को अपने आप लेके आना है, टीचर को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे स्टूडेंट को फिजिकल पनिशमेंट मिले, ठीक है। यानी टीचर को फिजिकल पनिशमेंट अवॉइड करनी है और स्टूडेंट को अपने आप डिसिप्लिन होना है। नेक्स्ट है आइडियलिज्म एंड स्कूल, यानी आदर्शवाद एवं विद्यालय। जो आदर्शवादी हैं वे विद्यालय को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। उनका मानना था कि बालक के जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसका विकास विद्यालय में ही किया जा सकता है। फ्रोबेल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि विद्यालय एक उद्यान है, यानी बगीचा है, शिक्षक उसका माली है और बच्चा एक पौधा। ये दिया था हमें फ्रोबेल ने। जो आदर्शवादी है ना, वो विद्यालय को एक आइडियल रूप में देखते थे जिसमें जो स्टूडेंट है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और उनका मानना था कि विद्यालय में स्टूडेंट को सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के सिद्धांत पर काम करना चाहिए, ठीक है। आदर्शवादी जो आइडियलिस्ट थिंकर्स थे वे स्कूल को टीचर और स्टूडेंट की आत्मा का मिलन स्थान बताते थे कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट है, इनकी आत्मा आपस में मिलती है। नेक्स्ट है आदर्शवाद के गुण, यानी आदर्शवाद की क्वालिटीज़ क्या क्या ये थी, इसके मेरिट्स क्या क्या थे। तो आदर्शवाद का पहला गुण था सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। आदर्शवादी हैं वे आत्म अनुशासन यानी खुद के द्वारा लगाए गए डिसिप्लिन पर बल देते थे। ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। आदर्शवादी है वे बालकों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर विशेष ध्यान देते थे। इसके बाद है टीचर सेंटर्ड। ये जो आदर्शवाद की थ्योरी है ना, इसमें टीचर है इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और स्टूडेंट है इसका सेकेंडरी प्लेस है। यानी इनके अनुसार जो एजुकेशन है वो टीचर के अराउंड घूमती है। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड्स, यानी शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ हैं वो हमारी जो एम्स हैं उनके अनुसार हमें चूज़ करनी चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। आदर्शवादी मानते थे कि बालक में सेल्फ रियलाइजेशन की क्षमता का उचित विकास करना ही पढ़ाई का प्रथम कार्य है, ठीक है। हम जो भी एजुकेशन देते हैं उसका मेन एम है कि बालकों में सेल्फ रियलाइजेशन की भावना का विकास करना। मोर फोकस ऑन एक्टिविटीज़, इन्होंने जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर बहुत ध्यान दिया कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के द्वारा पढ़ाओ। फिर है फोकस ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट। जो आदर्शवादी थे वे बालक के चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देते थे। ये थे आदर्शवादियों के गुण कि उनकी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस थी। अब आते हैं आदर्शवाद के दोष, यानी डीमेरिट्स। आइडियलिज्म में डीमेरिट्स भी थी, वो क्या क्या थी। पहली थी सेकेंडरी प्लेस टू चाइल्ड, यानी पहला प्लेस तो टीचर का हो गया और दूसरा प्लेस बच्चे का हो गया, तो ये बच्चे को कम मानते थे और टीचर को ज़्यादा मानते थे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन, ये पढ़ाई के लिए बच्चों में कठोर अनुशासन की भावना का विकास करते थे। मोर इम्पोर्टेंस टू टीचर, ये अध्यापक को आवश्यकता से अधिक महत्व देते थे और बच्चे को महत्व नहीं देते थे। सेकेंडरी प्लेस टू साइंस सब्जेक्ट, जो आइडियलिस्ट थिंकर्स थे वे साइंस सब्जेक्ट को
कम मानते थे और वे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज़्यादा मानते थे। उसके लिए वे रिलीजन वगैरह हैं इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और जो साइंस सब्जेक्ट जो कि आज की ज़रूरत है उसको कम महत्व देते थे। जो आध्यात्मिक विषय हैं, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स हैं, उन पर अधिक ध्यान दिया जाता था और जो आज के साइंस सब्जेक्ट्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जो आदर्शवाद थे, आइडियलिस्ट थिंकर्स थे, ये थिंकिंग हमारे आज के जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे आसपास आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया है और हम सिर्फ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के सहारे नहीं रह सकते। ये थे आदर्शवाद के दोस्त। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो कि था आइडियलिज़म, आदर्शवाद, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं पसंद आई हो, अगर कुछ कमी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।